होपफुली लॉकडाउन में आप सबकी पढ़ाई बंद नहीं हुई होगी और आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम विज्ञान या साइंस में स्पेशली रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के चौथे अध्याय या चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा ही बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी है। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, या हम सो कहते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान, दूसरा कार्बनिक रसायन विज्ञान और तीसरा भौतिक रसायन विज्ञान। इन तीनों में ही जो कार्बनिक रसायन विज्ञान या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है उसमें इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिपेंड होती है सिर्फ एक ही तत्व या एक ही एलिमेंट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कार्बन। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपके कार्बनिक रसायन विज्ञान या हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका आधार है, उसका बेस है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण के साथ साथ ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे जिसको आपको पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और कार्बन कितने सारे कंपाउंड्स और यौगिक बनाता है ये जान करके भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सा कार्बन जिसको हम कैपिटल C से दिखाते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में हम सब कार्बन से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। वो कैसे? जो भी वस्तु हमारे आसपास है या हम खुद भी एक्चुअली कार्बन से जो है कि बने हुए, या हम सब में कार्बन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे फल चाहे सब्जियां, उन सब में कार्बन है। जो प्लांट्स हैं उनमें भी कार्बन है, हम में भी कार्बन है। और अगर हम लोग देखें तो जितनी वस्तुएं बन रही हैं उन सब में कहीं ना कहीं कार्बन पाया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि हम क्या हैं, कार्बन से चारों तरफ से घिरे हुए। अब हम लोग अगर थोड़ा और डीप में जाएं और सोचें तो जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, पृथ्वी में लेयर्स होती हैं, उनमें जो सबसे ऊपरी लेयर है जिसको हम क्रस्ट या फिर भूपर्टी कहते हैं, उस लेयर में भी करीब 0.02% कार्बन पाया जाता है, या तो पेट्रोलियम के फॉर्म में या तो खनिज के फॉर्म में। अच्छा, दूसरी चीज, हम सब जानते हैं हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से बिल्कुल कंबल या ब्लैंकेट की तरह एक लेयर घेरी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। इस वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में भी कार्बन पाया जाता है। बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो कार्बन करीब 0.03% वायुमंडल में पाया। कितना? 0.03%। तो कहीं ना कहीं कार्बन हमारी चारों तरफ है। इसीलिए हमें इस कार्बन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कार्बन इतनी सारी जगहों पे पाया जा रहा है तो वो ऐसे ही तो नहीं पाया जा रहा होगा, जरूर कोई ना कोई यौगिक बना रहा होगा, यानी कंपाउंड्स बना रहा होगा, किसी दूसरे तत्व या एलिमेंट के साथ जुड़ रहा होगा, तभी तो वो इतने सारे रूपों में अलग अलग जगह पर पाया जा रहा है। और अगर वो यौगिक या कंपाउंड बना रहा है तो इस विचार से तुम्हें क्या लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ आबंध या बॉन्ड भी बनना चाहिए, है ना? क्योंकि जब कोई चीज जुड़ रही है तो उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है बॉन्डिंग इन कार्बन या कार्बन में आबंधन, यानी कार्बन में किस प्रकार की बॉन्ड बनती है जिसकी वजह से हमें इतने सारे यौगिक या कंपाउंड्स मिलते हैं। तो जो बॉन्ड या हम लोग कह सकते हैं जो आबंध कार्बन में पाया जाता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड।
क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड। यह सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्लास 9th की तरफ। क्लास 9th में हम लोगों ने आयंस की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और इसके पहले वाले चैप्टर मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। तो इसीलिए वापस से हम लोग वहीं चलते हैं। तो कोई भी यौगिक या कंपाउंड जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ये चीज जानने की जरूरत है हमें, किन दो कैटेगरी में रख सकते हैं? पहला होता है आयनिक यौगिक, दूसरा होता है सहसंयोजी यौगिक। कौन सा? आयनिक यौगिक और दूसरा होता है सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स। इन दोनों में ही दो तरीके की बॉन्ड्स पाई जाती हैं। बॉन्ड या जिसको हम आबंध बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड या आबंध। तो कौन कौन सी दो बॉन्ड हो गई? चूंकि नाम है आयोनिक तो यहां पे पाई जाएगी आयोनिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या आयनिक आबंध। और अगर सहसंयोजी यौगिक या कोवलेंट कंपाउंड है तो वहां पाया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, या सहसंयोजी आबंध। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कि अगर यौगिक हम लोग जो भी हमारे आसपास यौगिक हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आयनिक यौगिक, दूसरा सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक में पाया जाता है आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजी यौगिक में पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, ठीक है, और भी एग्जाम्पल था MgCl2 भी एक एग्जाम्पल था। ये सब क्या थे? आयनिक यौगिक थे। वहीं जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के केस में जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे होंगे? सहसंयोजी। और कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सहसंयोजी आबंध। आखिर हम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचते हैं कि कार्बन सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है? क्यों नहीं कार्बन आयंस बनाता है? तो इसके लिए छोटी सी चीज हम सब इसके पहले अध्याय 2 में देख चुके हैं कि कार्बन एक्चुअली में जो कार्बन के यौगिक होते हैं वे सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और हम सब जानते हैं कि विद्युत के चालन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयन चाहिए होता है या चार्ज चाहिए होता है। तो अगर विद्युत का चालन कोई यौगिक नहीं कर रहा, इसका मतलब उसमें चार्ज आयन नहीं है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कार्बन में कहीं भी आयन का निर्माण नहीं हो रहा। दूसरी चीज कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है आपके बुक में ही, शायरी 4.1 में। उसमें हम लोग ये पाएंगे कि जो क्वथनांक और गलनांक इन कंपाउंड्स के दिए हुए हैं वो आयनिक यौगिकों की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब इनके बीच में जो आबंध बन रहा है, कार्बन यौगिकों में जो आबंध पाया जा रहा है वो उतना प्रबल नहीं जितना कि आयनिक यौगिकों में होता है। तो अभी अभी मैंने कहा कि कार्बन आयंस नहीं बनाता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्बन आयंस का निर्माण नहीं करता? आओ इसको देखते हैं। कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ क्यों जुड़ता है? क्यों? क्योंकि उसको अपना अंतिम कोश पूर्ण करना होता है। ये बात हम लोग आज तक इसके पहले वाले चैप्टर में और कक्षा 9 में जो है कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन के साथ क्या होता है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास K में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में 8, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होगा 2 और 4 मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मैंने कहा कि जितने भी तत्व होते हैं वो अपना अंतिम कोश पूरा करना चाहते हैं। तो इसको अपना अंतिम कोश पूरा करने के लिए 2 स्थितियां हैं।
या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्लस कर ले, अपने में जोड़ ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे यानी निकाल दे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2, तो 2 ऑलरेडी फुल है, तो ये भी कंप्लीट हो सकता है। तो इस हिसाब से कार्बन के पास 2 स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति में वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, दूसरी स्थिति में वो 4 इलेक्ट्रॉन ले। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किसका निर्माण होता है? धन आयन का या फिर पॉजिटिव आयन का। ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बनेगा कार्बन पॉजिटिव आयन, और कितने इलेक्ट्रॉन खो चुका है? 4। तो कितना चार्ज होगा? 4, यानी कार्बन 4+। और यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो होगा माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन खो रहा है? 4, तो यहाँ पे 4-। ये है आपका धन आयन और ये है आपका ऋण आयन। ठीक है, धन आयन या ऋण आयन। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि क्या ये और ये स्थिति हो पाना संभव है। तो हम सब जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही प्रोटॉन भी होते हैं। कार्बन की अगर हम संरचना देखें तो कार्बन के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन भी होंगे? 6 प्रोटॉन। और एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम लोग दोनों स्थितियों को कंपेयर करते हैं। इस वाली स्थिति में हमने कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या कह रहे हैं? निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकल जाएंगे। ठीक, और प्रोटॉन अंदर कितना बचेगा? तब भी 6 बचेगा, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सिर्फ 2। तो 2 स्थितियां यहाँ पे, 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहली समस्या ये कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी बहुत सारी एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी या ऊर्जा लग जाएगी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनर्जी बहुत सारी खर्च हो जाएगी, और 6 प्रोटॉन के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। अच्छा, दूसरी स्थिति में हम आते हैं। दूसरी स्थिति हमारी क्या कहती है? दूसरी स्थिति के अकॉर्डिंग हम 4 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल रहे हैं, यानी इसमें 1, 2, 3, 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अंदर अभी भी 6 प्रोटॉन है, सिर्फ 6 प्रोटॉन, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 प्रोटॉन क्या 10 इलेक्ट्रॉन को झेल पाएगा? ये इसके लिए आसान तो नहीं है। तो इन दोनों ही स्थितियों में, चाहे ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, यहाँ पे भी एनर्जी लगेगी, पर 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन रख पाना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब ना तो कार्बन बनाएगा धन आयन, ना तो कार्बन बनाएगा ऋण आयन। बात समझ में आई? उल्टा ये क्या करेगा? इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जोड़ देगा और साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी या शेयरिंग। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में या आयनिक यौगिक में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते थे, जैसा कि हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के केस में देखा था। प्लस हो जाता है या माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, पर कार्बन ऐसा नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा या फिर शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ जो भी मैंने रिवाइज किया। आयनिक कंपाउंड में क्या था? ये एक एटम, ये एक एटम, एक एटम अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये खुद हो जाता था पॉजिटिव, इसको कर देता था नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चीज उसमें चली गई। वहीं जो हमारा सहसंयोजी बंध या बॉन्ड है, इसमें क्या होता है? ये एक एटम है, ये एक एटम है,
ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं इसको हम एक एक करके छोटे छोटे एलिमेंट्स की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का Z कितना होता है, यानी परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? K में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना बढ़ सकते हैं? 2, 8, 18 और 36। हाइड्रोजन के बारे में कि कैसे यह आबंध बना रहा है, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी तत्व के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए हम लोग डॉट संरचना का उपयोग करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें कि अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। मान लेते हैं कि कोई तत्व X है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ अगर इसे हम सपोज करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, ठीक है, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हम इसमें 1, 2 डॉट ऐसे लगाते हैं, या हम 1 क्रॉस 2 क्रॉस लगा सकते हैं। ये ज्यादा अच्छी समझ में आएगा, मैं हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की डॉट संरचना क्या हो जाएगी? H क्रॉस। हम लोग इस क्रॉस को इन चारों जगह पे कहीं भी दिखा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इस क्रॉस की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ डॉट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हाइड्रोजन H2 बनाता है। ठीक है, H2 यानी 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सहसंयोजी आबंध का निर्माण होगा, तो सहसंयोजी आबंध के निर्माण के लिए इसी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका भी कोश पूरा हो गया और इसका भी अंतिम कोश पूरा हो गया। इसको यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था। तो ये क्या करेगा? ना इसको निकालेगा, ना ही इसमें कहीं से एडिशन होगा, बस ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा या उसकी साझेदारी कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉनों का युगल है, तो इसीलिए ये जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे तो एक बॉन्ड का निर्माण होगा। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ एक आबंध दिखाते हैं। ठीक है, इसके बीच में सिर्फ है एकल आबंध। ठीक है, एकल आबंध। ठीक, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का Z कितना होता है? ऑक्सीजन का Z होता है 8। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोश में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के आगे कैसे दिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से अगर हमको, ठीक, तो हम ऐसे दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर हमको अब दूसरा ऑक्सीजन दिखाना है तो उसका भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हम सब अगर O2 का निर्माण देखें, यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, 2 परमाणु मॉलिक्यूल है ये, तो 2 परमाणुओं का एक मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं, इसमें कैसे इसका बॉन्डिंग होगा?
तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, एक ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसको भी कितने चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये करेगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। तो इसके पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाला ऑक्सीजन इसका ले लेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। लेकिन ये फिर से एक बार कि ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ना इसको दे रहा है ना इससे ले रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। पर साझेदारी कर रहे हैं और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, कितने युग्म इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी हो रही, एक युग्म और 2 युग्म। तो कितना बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के बीच में, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन के अणुओं के बीच में 2 आबंध पाए जाते हैं। ये द्विआबंध अणु है, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का Z या परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या होती है 7, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे करेंगे हम, 2 और इसमें बचा हुआ 5, 2 और 5 7, ठीक है। तो नाइट्रोजन में फिर इसकी डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसका दूसरा नाइट्रोजन क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन दोनों को ही यहाँ लास्ट में, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, दोनों के ही लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यानी आपस में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें या साझेदारी कर लें उनकी, तो इन दोनों का ही जो अष्टक यानी लास्ट शेल है वो पूरा हो जाएगा, अंतिम कोश पूरा हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम इधर ही दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये इसको ले लेगा पूरा और ये इस पूरे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले नाइट्रोजन का पूरा हो गया, इस वाले का 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले नाइट्रोजन का पूरा हो गया। और हमारा कौन सा मॉलिक्यूल बना, N2 मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड्स कितने बनेंगे, एक पेयर शेयर हो गया, एक साथ एक युगल की साझेदारी, दूसरा युग्म, ठीक, तीसरा इलेक्ट्रॉन का युग्म। तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। तो 1 2 3, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड मिलेंगे, 3 आबंध मिलेंगे, ठीक। ये साझेदारी समझ में आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। अब हम लोग कार्बन की कंडीशन में देखते हैं कि वो कैसे साझेदारी करता है। कार्बन का Z होता है 6, ठीक है। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 4 हो गया 6। कार्बन का हम लोग डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, 1 2 3 4, लास्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के या फिर क्रॉस के द्वारा कार्बन की चारों तरफ दिखाएंगे। अब इसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं CH4 का। CH4 क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। मीथेन में हमको 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। हाइड्रोजन की स्थिति क्या थी हमारी, Z कितना था इसका, 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या था, 1, ठीक। इसके पास कितने थे, हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर था H क्रॉस, ठीक। तो अगर ये हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4, अगर ये अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ ले, ठीक है, तो कैसे, इस पूरे को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। हाइड्रोजन को देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। ये है तुम्हारा मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर या संरचना। अब इन दोनों के बीच में कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, 1 1 1 1, तो कितना बॉन्ड बनेगा मीथेन के साथ, मीथेन का हो जाएगा 1 1 1,
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये हो गई मीथेन की संरचना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके बाकी का भाग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि कार्बन कहाँ पाया जाता है, ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और कार्बन कौन से प्रकार का आबंध बनाता है यानी सहसंयोजी आबंध बनाता है, और फिर हमने ये देखा कि क्यों वह सहसंयोजी आबंध बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ सहसंयोजी आबंध कैसे बन रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और हम लोगों ने मीथेन के अणु को भी देखा। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि आखिर कार्बन इतने सारे यौगिक कैसे बना लेता है कि हमारे चारों तरफ वो पाया जाता है। इसके लिए सोचते रहो और अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। Thank you students for watching and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.